नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सभी? पहले तो ये बताएंगे सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, एकदम लल्लन टॉप है। आप सभी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ज़्यादा स्वागत है सभी लोगों का। और लास्ट टाइम हमने लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार आप सभी को। आज मैं थोड़ा सा काला आ रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया यार इसमें कैमरे में, आज मुझे ज़्यादा करिया दिखा रहा है। चलिए जी, करते हैं कोशिश थोड़ा सा गोरा होने की। रुको एक सेकंड यार, नीला सा दिखा रहा है यार ये। अरे वाह, अब तो ठीक हो गया। हाँ, अब ठीक है इतना, अब ठीक है ना? ओके। तो सभी अच्छे हैं, सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, बहुत शानदार हैं। प्लीज एक बार बताएंगे। अरे वाह, चले, आपको भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सवासीस, ढेर सारा, ठीक है ना? चलिए चलते हैं। तो ये बताओ, लास्ट टाइम हमने, ठीक है, कहाँ तक कर लिया था? अरे, इसमें तो मैंने ऐड ही नहीं की फाइल। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, है ना? कहां तक कर लिए थे बेटा हमने कल क्वेश्चंस? ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, है ना? कि ये सभी जो है ना करेक्टली मैच है। आयोडीन 131 हम यूज करते हैं थायराइड कैंसर के उपचार में, थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट में। कोबाल्ट 60 वेल्डिंग में दरारों की जांच करने के लिए यूज होता है। और कार्बन 14 जो फॉसिल्स होते हैं, कार्बन डेटिंग मतलब आयु का निर्धारण करने के लिए हम करते हैं। चलिए, मेरी कैप, चलो आज ठीक है, बिना कैप के ही पढ़ते हैं यार। आइए, अच्छा, अगले वाले पेज पे इसके सही ऑप्शन भी होते हैं। ओके, आइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था, ये हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 10। शायद आज हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, है ना? हाँ, थोड़ा और सही करो, क्या सही करना है बेटा बोलो? जयकरण, थोड़ा और सही क्या करना है बाबू, बताओ थोड़ा और सही। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, अब ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना 10 के आगे, आपको स्टैटिक जीके भी होंगे, बीच बीच में इसमें हिस्ट्री भी होगा, इसमें केमिस्ट्री भी होगा, इसमें ज्योग्राफी भी होगा। है ना, मुझे याद है यार, ऐसे थोड़ी नहीं। अच्छा, अगर ये कल हो गया था तो बताओ, ठीक है ना? इसमें भारत ने टोटल 6 पदक जीते और मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। बिल्कुल सही बात है, एक इंडिविजुअल और एक, ठीक है ना, संयुक्त कैटेगरी में, एक ज्वाइंट कैटेगरी में इन्होंने जीते। ठीक है, पदक तालिका में भारत 71, ठीक है ना, 71वें स्थान पर रहा था, ये बात बिल्कुल सही है। और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था। इस बार वे पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर से हार गए थे, तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो इसमें 1 और 3 जो होंगे वो आपके बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 1 और 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आ रही है यहां तक, सभी प्यारे छोटे मुन्नाओं को? आइए, अब इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्रिकेट का जो टाइम आउट नियम है, ठीक है, क्रिकेट के टाइम आउट नियम के संदर्भ में आपसे पूछा। और ऐसे स्पोर्ट्स के नियम जो है वो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, एडिक्विटी ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं, एडिक्विटी ने ऐसे क्वेश्चंस को पूछा है, तो इसलिए हम यहां पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। क्रिकेट का जो टाइम आउट वाला नियम है उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बल्लेबाज को टेस्ट मैचों में 3 मिनट के भीतर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, क्या बात सही है मेरे प्यारे बच्चे? बताएंगे, ठीक है ना?
बताओ कि बल्लेबाज को 3 मिनट के भीतर, जैसे एक बैट्समैन आउट होगा, अगला जो बैट्समैन आ रहा है, तो बल्लेबाज को टेस्ट मैचों में बेटा 3 मिनट के भीतर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ये 2 मिनट के भीतर, 2 मिनट, ठीक है, ध्यान रखना 2 मिनट के भीतर है। मैं ठीक से लिख देता हूं, 2 मिनट के भीतर है, 3 मिनट नहीं है, गलत हो गया। 2 मिनट के भीतर है टेस्ट मैच में, और 2 मिनट के भीतर है आपका ओडीआई में, 2 मिनट के भीतर है। लेकिन 1.5 मिनट है आपका T20I में, ये 1.5 मिनट T20I में है, T20 में, T20 में समय कम होता है ना, तो इसलिए 1.5 मिनट के भीतर T20 में बल्लेबाज को बिल्कुल एकदम तैयार रहना चाहिए। तो ये है T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में यह समय सीमा 90 सेकंड है। 90 सेकंड, यस, 1.5 मिनट है, बिल्कुल सही है। एंजेलो मैथ्यूज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस नियम के तहत आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। जी हाँ, श्रीलंका के खिलाड़ी थे एंजेलो मैथ्यूज, और वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस नियम के तहत आउट होने वाले बिल्कुल पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, वो कब आउट हुए थे इस नियम के तहत? 2023 वर्ल्ड कप में, 2023 का वर्ल्ड कप था। आप लोग क्रिकेट तो खेलते ही हो गए है ना। 2023 का वर्ल्ड कप था मेरे प्यारे बच्चे, और 2023 के वर्ल्ड कप में आउट होने वाले वो ऐसे पहले खिलाड़ी बने। तो यहां पर हम देखेंगे 2 और 3 आपका सही होगा। अब आप देखेंगे 2 और 3 कहां पर है? ऑप्शन बी, 2 और 3, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, क्लियर है, सभी को समझ में आया? अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? Which statement is true about the religious belief of the Indus Valley civilization? उन्होंने विशाल मंदिरों का निर्माण किया जहां वह मूर्तियों की पूजा करते नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं मेरे प्यारे बच्चे, उन्होंने ना तो कोई विशाल मंदिरों का निर्माण किया, मंदिरों का एक्चुअली जो निर्माण हुआ है वह गुप्ता पीरियड में हुआ है। मंदिरों का निर्माण गुप्ता पीरियड में हुआ है। ठीक है, तो ये कहना कि विशाल मंदिरों का निर्माण किया जहां वे मूर्तियों की पूजा करते थे, ये गलत है। पीपल के पेड़ और पशुपति देव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, पीपल, वृक्षों में पीपल के वृक्ष को, ये ध्यान रखना, मातृ देवी की पूजा करते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। ठीक है, वृक्षों में उन्होंने पीपल के वृक्ष की पूजा की। शायद उनको पता चल गया होगा कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो पीपल के वृक्ष, और यहां पर उन्होंने पशुपति देव की पूजा की। ठीक है, ऐसा सिंधु सभ्यता की जो आपकी मोहर है उनसे इस बात की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये सही है, बिल्कुल बी बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया। उनके धर्म में पशु बलि का कोई स्थान नहीं था, ये गलत है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहना कि उनके धर्म में पशु बलि का कोई स्थान नहीं था, क्या इसमें कूट है? नहीं, कूट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। वे केवल पुरुष देवताओं की पूजा करते थे, नहीं, ये कहना भी गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता तो एक, ठीक है, मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, मात्र सत्तात्मक समाज था, मैट्रियार्की सोसाइटी थी, है ना, मैट्रियार्की सोसाइटी थी, मात्र सत्तात्मक समाज था। तो बी विल बी राइट आंसर आपका बी, कि वे पीपल के पेड़ और पशुपति महादेव की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, वो लोग करते थे। पीपल की पूजा और पशुपति मोहर इसके प्रमाण हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी मोहरें हमको मिली हैं, उन मोहर के माध्यम से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है। और इस सभ्यता में मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि भारत में जो मंदिरों के साक्ष्य हमको मिलते हैं वह गुप्ता पीरियड से मिलते हैं ना, ये ध्यान रखना। गुप्ता पीरियड में भी मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं, भारत के जो सबसे पुराने मंदिर हैं, ठीक है, एक है आपका भितरगांव का मंदिर जो कि बहुत ज्यादा फेमस है आपका, ठीक है ना, और एक है आपका जो ललितपुर में मिला है आपका, ठीक है, आई थिंक दशावतार मंदिर। ठीक है, तो ये 2 मंदिर हैं जो सबसे पुराने मंदिरों के एविडेंसेस हैं। सियाचिन ग्लेशियर की जो फिजिकल या ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह है साल्टेरो रिज और मुख्य काराकोरम रेंज के बीच में स्थित है। ये जो है सियाचिन ग्लेशियर, जो साल्टेरो रिज है, साल्टेरो रिज और जो आपकी काराकोरम रेंज है, मुख्य काराकोरम रेंज, इनके बीच में स्थित है।
ठीक है, यह तीसरे ध्रुव क्षेत्र का हिस्सा है और इंदिरा कॉल इस सियाचिन ग्लेशियर का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन द साल्टोरो रिज एंड द मैन काराकोरम रेंज। ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। सियाचिन ग्लेशियर की ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है और इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसमें आप समझ लीजिए कि साल्टोरो रिज और काराकोरम रेंज के बीच में है, तीसरे ध्रुव क्षेत्र का हिस्सा है और इंदिरा कोल जो है वो इसका अब्सोल्युटली इसका उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। क्लियर है? ये बताइए समझ में सभी को मेरे प्यारे बच्चे, एक बार बोलेंगे क्लियर है? आइए इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास, समान परमाणु भार के संदर्भ में आइसोटोप्स का क्या अर्थ है? ठीक है, समान परमाणु भार के संदर्भ में आइसोटोप्स का क्या अर्थ है? समान न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु, समान प्रोटॉन संख्या लेकिन भिन्न भिन्न न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु। ठीक है, आपको बताना है कि आइसोटोप, ठीक है, परमाणु भार के संदर्भ में आइसोटोप्स का क्या अर्थ होता है, आप बताएंगे। ठीक है, देखो समस्थानिक, आइसोटोप्स मींस बेटा समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक कौन होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, है ना बेटा, परमाणु क्रमांक समान है और ये एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनके एटॉमिक नंबर समान है, परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन बेटा द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, असमान है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों हुई, आप बताएंगे। जैसे यहां पर आप देखना, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं, कल मैंने बताया था, मैं फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे देखना, यहां पर जैसे 6C12, 6C13, 6C14, ये समझना, ये कार्बन के 3 आइसोटोप से कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, 6C12, 6C13, 6C14। अब यहां पर ये जो है, ठीक है, 6, ये क्या है भैया? परमाणु क्रमांक है। ये परमाणु क्रमांक है, ये एटॉमिक नंबर है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है ऊपर वाले? ये भैया द्रव्यमान संख्या है ना भैया जी, ये क्या है? ये द्रव्यमान संख्या है, इसको ए से डिनोट करते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि द्रव्यमान संख्या आखिर होती क्या है। कोई भी आपसे पूछे कि द्रव्यमान संख्या ए कैसे बनती है, तो आप कहेंगे द्रव्यमान संख्या ए जो बनती है वो बनती है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। द्रव्यमान संख्या, कोई भी आपसे पूछे कि बताओ भाई परमाणु क्रमांक कैसे बनता है, आपसे पूछे कि बताओ बेटा परमाणु क्रमांक जेड कैसे बनता है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ, देखिए प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की संख्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन से परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से आपकी द्रव्यमान संख्या। तो अगर यहां पर सबका परमाणु क्रमांक जेड जो है वो समान है, 6 है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, सभी का परमाणु क्रमांक समान है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या समान है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गई। द्रव्यमान संख्या क्यों अलग अलग हो गई? क्योंकि इसमें आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इस वाले में 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। इस वाले में आप देखेंगे 6 तो प्रोटॉन है लेकिन 7 न्यूट्रॉन है। इसमें आप देखेंगे प्रोटॉन 6 है लेकिन न्यूट्रॉन 8 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने से बेटा द्रव्यमान संख्या बदल गई। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने से क्या हुआ? द्रव्यमान संख्या बदल गई, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग थी इसलिए द्रव्यमान संख्या आपकी क्या हो गई? बदल गई, है ना। तो आप कहेंगे समान प्रोटॉन संख्या लेकिन भिन्न भिन्न न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। समान प्रोटॉन संख्या लेकिन भिन्न न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु, समान प्रोटॉन संख्या लेकिन भिन्न न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु। न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण क्या हुआ बच्चे? द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो गई, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आधुनिक ओलंपिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये ओलंपिक का जो पूरा इतिहास है ये भी बहुत मायने रखता है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, ये ध्यान रखना। तो इसके बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो ओलंपिक हुआ, आधुनिक ओलंपिक,
द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक वर हेल्ड इन एथेंस इन 1896। बिल्कुल सही बात है, आपने खूब पढ़ा होगा कि पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुए थे। एथेंस मींस यूरोप, ठीक है, एथेंस में हुए थे। जो पहला आधुनिक ओलंपिक था वो 1896 में एथेंस में हुए थे। ओलंपिक छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल, जो 5 छल्ले हैं वो 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को। भारत ने हॉकी में अब तक टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये बात सही है। तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही होंगे, 1, 2 और 3। यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही होंगे। एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, सारे के सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही होंगे, है ना, तीनों ही स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के स्थल धौलावीरा। ठीक है, अब ये धौलावीरा जो है ये कहां पर है? धौलावीरा गुजरात में है, मन्ना गुजरात में है। गुजरात में कहां पर है? गुजरात के कच्छ जिले में पड़ेगा, जिले में। और ये लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, इस स्थान की खोज की थी जगपति जोशी ने। इस स्थान की जो खोज की थी वह की थी जगपति जोशी ने। जोशी ने खोज, और इसके जो उत्खनन करता थे, इस स्थान की जो उत्खनन करता थे वह थे रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट थे। इंग्लिश मीडियम वाले ये नाम ही है तो आप नाम को इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो डिस्कवरी, ठीक है, इसको डिस्कवर किया जगपति जोशी ने, ठीक है ना। और इसके जो उत्खनन करता थे मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे, ठीक है ना, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, अभी मुझे याद आ जाएगा। तो वो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। तो ये गुजरात में है, ये कच्छ जिले में है, ये लूनी नदी के किनारे है ये स्थल। और ये स्थल पता है क्यों जाना जाता है? धौलावीरा का मतलब पता है? ये पूछा जाता है कि धौलावीरा शब्द का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ धौलावीरा। तो जब भी आपसे पूछा जाए बाबू कि धौलावीरा शब्द का अर्थ क्या होता है, आप कहेंगे धौलावीरा बोले तो सफेद कुआं, सफेद कुआं। ठीक है, ये धौलावीरा शब्द का अर्थ होता है सफेद कुआं। और धौलावीरा इसलिए जाना जाता है बेटा अपनी, जो उसकी जल संग्रहण प्रणाली है, ठीक है, जो उसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, जल संग्रहण प्रणाली, उसके लिए जाना जाता है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। यहां से जल संचयन प्रणाली के आप कहेंगे वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स के, ठीक है, प्रमाण मिले हैं। जी हाँ, यहां पर एक बहुत बड़ा विशाल जलाशय मिला है, एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर मिला है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगे, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है सर आपका, आपकी स्क्रीन पर, ल्यूपलेक दर्रा किन देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा बिंदु है? ल्यूपलेक दर्रा, तो ल्यूपलेक दर्रा जो है भैया ये भारत, चीन, नेपाल नहीं, ठीक है, भारत, ल्यूपलेक दर्रा नेपाल, यस, उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है, यस। भारत, चीन और नेपाल के बीच में एक मुख्य बिंदु है, ठीक है, भारत, चाइना और नेपाल, ल्यूपलेक दर्रा। ये ल्यूपलेक दर्रा की सबसे प्रमुख बात है। और मैंने उत्तराखंड के दर्रे आपको बताए थे, शायद आपको याद होगा। ऐसे करके आपको चलना है, 1 2 3 4, ऐसे करके आपको चल रहा है, आपको चलना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये है आपका थागा, थागा, ये है माना, ये है नीति और ये है लिपुलेख। थागा, माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। और ये लिपुलेख दर्रा जो है मेरे प्यारे बच्चे, अब इस तरफ देखिए, यहां पर आपका भारत है, उत्तराखंड भारत, यूके उत्तराखंड है, ये जो है यहाँ पे चाइना है, प्लस ये लिपुलेख वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे नेपाल भी आ जाता है। तो नेपाल के बीच में भी रास्ता उपलब्ध कराता है लिपुलेख दर्रा। तो भारत, चीन और नेपाल बिल्कुल आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आपको सारे दर्रे तो हमने कल याद करा दिए थे,
है ना। अब कोबाल्ट 60 के बारे में पूछा है कि कोबाल्ट 60 के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो गलत होगा। ये गलत आपसे पूछ रहा है। कैंसर के इलाज के लिए ये गामा किरण उत्सर्जित करता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, कोबाल्ट 60। ठीक है, इससे हम थायराइड कैंसर का उपचार करते हैं। इससे मेरे प्यारे बच्चे हम थायराइड कैंसर का उपचार करते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिव कब बन जाता है, बड़ा सिंपल सी बात है। ठीक है, जब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन से, तो जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनका उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है अतिरिक्त न्यूट्रॉन का। अतिरिक्त न्यूट्रॉन का उत्सर्जन अल्फा, बीटा और गामा किरणों के रूप में होता है। ठीक है ना। और वो अतिरिक्त न्यूट्रॉन जो होते हैं वो लगातार उत्सर्जित होने के बाद अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन के तौर पर वो कोशिश करते हैं कि बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर आने के लिए, उसके इक्वल होने की कोशिश करते हैं। तो ये गुण जो होता है, जब तक अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन इससे, ठीक है, उत्सर्जित होता है, जब तक अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन उससे उत्सर्जित होता है, तो इसी को हम रेडियो एक्टिव गुण कहते हैं और इसी को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी इसी को कहा जाता है। तो ये कैंसर के इलाज के लिए गामा किरण उत्सर्जित करता है। जी हाँ, थायराइड कैंसर के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग वेल्डिंग में दोषों का पता लगाने के लिए और जो इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी है उसमें भी किया जाता है। ये भी बात सही है। ये इसका सेकंड यूज है, इसका दूसरा यूज है कि हम इसका उपयोग वेल्डिंग में दोषों का पता लगाने के लिए और जो इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी है, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कोबाल्ट का स्थिर रूप है। ये कहना कि स्थिर रूप है नहीं बच्चे, ठीक है। ये कोबाल्ट का स्थिर रूप कैसे होगा, ठीक है। ये तो एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। ये कैसा है, ये एक तो, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। कोबाल्ट 60, यस, ये आर्टिफिशियल है। ये कोबाल्ट 59 से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है सर? ये कोबाल्ट 59 से बनाया जाता है। कोबाल्ट 59 पर जब हम न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग करते हैं तब ये बनता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, कोबाल्ट 59 पर जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं, ठीक है, तो अतिरिक्त न्यूट्रॉन के मिल जाने से ये कोबाल्ट 60 बनता है। तो ये कहना कि ये नेचुरल है, नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही सही है, आज की डेट में यही है भैया, जो गलत है वो सही है। तो ये गलत है, ये सही है। इसकी जो अर्ध आयु है ना, अर्ध आयु का मतलब होता है हाफ लाइफ, वो लगभग 5.27 वर्ष है। जी हाँ, अर्ध आयु काल, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड वो समय होता है जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा घटकर आधी रह जाती है, उसको अर्धायु काल हम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अर्धायु लगभग 5.27 ईयर है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्रिकेट के स्टॉप क्लॉक नियम के तहत पहली बार उल्लंघन पर क्या सजा है? अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, स्टॉप क्लॉक नियम के तहत पहली बार उल्लंघन करता है तो क्या है? आप सब लोग क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, T20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है और 15 को तो आप सभी को पता है, कल 14 है और फिर 15 को तो पाकिस्तान के साथ है। बताना है आपको, ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताएंगे कि स्टॉप क्लॉक नियम के तहत पहली बार उल्लंघन करने पर केवल चेतावनी। अगर आप पहली बार उल्लंघन कर रहे हैं केवल चेतावनी, दूसरी बार भी उल्लंघन कर रहे हैं चेतावनी। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ठीक है, पहली बार आपको चेतावनी दी जाएगी, ठीक है, दूसरी बार भी सेम आपको वार्निंग दी जाएगी। चेतावनी मीन्स वार्निंग दी जाएगी। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चे आप तीसरी बार उल्लंघन करते हैं तो फिर आपके 5 रन कम कर दिए जाएंगे, 5 रनों का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगाया जाएगा, 5 रनों का जुर्माना, ठीक है। तो पहली बार पर यह है क्वेश्चन नंबर 19, पहली बार पर चेतावनी वार्निंग, दूसरी बार पर भी वार्निंग, तीसरी बार अगर करते हैं तो भाई 5 रनों का जुर्माना आप पर लगेगा। देखो
पहली और दूसरी बार उल्लंघन करने पर केवल आपको वार्निंग दी जाएगी कि आपने एक बार कर लिया, आपने 2 बार कर लिया, केवल वार्निंग। उसके बाद फिर 5 करोड़ का जुर्माना। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन। ठीक है, अब विद्वानों में ऐसी मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ वो जलवायु परिवर्तन और नदियों के सूखने से हुआ। ठीक है, बाहरी आक्रमण आर्यों के आगमन से भी हुआ और बाढ़ और पारिस्थितिकी असंतुलन से भी ये हुआ था। तो इसमें सही है, ठीक है ना, लेकिन एक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है मेरे भाई कि एग्जैक्टली इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, इस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता पतनशील हुई। कोई भी एक सॉलिड एविडेंस नहीं है, तुम्हारी कसम। क्लियर है? तो सॉलिड एविडेंस कोई भी नहीं है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। अगला प्रश्न है, मानादर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में है मानादर्रा। सिक्किम में आप लिखेंगे, सिक्किम में कौन कौन से हैं? जेलेपला और नाथुला। जेलेपला और नाथुला सिक्किम में है ना। चलिए, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर को भी इसमें ऐड कर लो, जेके। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ ऐड कर लो, तो यहां पर आपका, आपने देखा है बनिहाल पास है, मैंने आपको कल याद कराया था, बनिहाल दर्रा है। इसमें आपका पीर पंजाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है। इसमें आपका जोजिला दर्रा है भाई, और इसमें काराकोरम है, काराकोरम दर्रा है। ये एक्चुअली प्रमुख दर्रे हैं। ये कैसे हैं बाबू? ये प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, अब अरुणाचल में आपने देखा था बाईडीपी, बाईडीपी से याद किया था, बूमला यांग्याप। ये यांग्याप वो दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दिफू पांगसाड़, पांगसाड़, दिफू और पांगसाड़। ठीक है सर, बुमला, यांग्याप, दिफू और पांगसाड़। तो उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है सर, और उत्तराखंड में मैंने आपको बताया था थागा, माना, नीति, लिपलेख। मैं लिख देता हूं उत्तराखंड के फिर से एक बार तुम लोगों के लिए, है ना बेटा। उत्तराखंड में थागा, माना, नीति, लिपलेख। थागा, माना, नीति, लिपलेख। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूं। तो ये वो वाला माना नहीं है ठीक है, दिस इज अ माना पास, दिस इज अ माना पास। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाणु क्रमांक 20 है और द्रव्यमान संख्या 40 है। इस वाले तत्व कैल्शियम का संभारिक कौन सा है? ठीक है, देखो संभारिक, संभारिक मींस आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब क्या है कि परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान संख्या 40, मतलब 40 40 रहेगा, 40 40 रहेगा। यहां पे 20 होगा। बात समझ मेरे, परमाणु क्रमांक मेरे प्यारे बच्चे बदल जाते हैं, परमाणु क्रमांक क्या है? बदल जाते हैं। तो यहां पे 20 है, तो ऐसा कौन है? ये ध्यान रखना बेटा, कौन है? परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान संख्या 40, कैल्शियम। तो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का है। और दूसरा किसका है कैल्शियम के साथ? आपका आर्गन का है। ठीक है, आर्गन, आर्गन, आर्गन का भी है। तो इसमें आर्गन 40 विल बी राइट आंसर, आर्गन 40। ठीक है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है बेटा आइसोबार्स में, कि द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये एक ही तत्व के होते हैं परमाणु नहीं, ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या इक्वल होती है। तो जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है ना, जो बेटा आपका मास नंबर है, मास नंबर इज इक्वल, लेकिन एटॉमिक नंबर इज इनइक्वल, इनइक्वल होगा, वो असमान होगा एटॉमिक नंबर जो होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की जीत के बारे में क्या सच है?
भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारत ने दूसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता। फाइनल मैच न्यूयॉर्क में खेला गया था। चलिए, भारत ने किसको हराया था? तो भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था यार। ठीक है ना, आपको पता है सूर्य कुमार यादव के कैच के बाद ही मैच फंसा था, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ठीक है, क्या सच है? विराट कोहली, ठीक है, इसमें मेरे प्यारे बच्चे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, ये भी गलत है। हाँ, दूसरा T20 जीता था भारत ने, पहला अपना T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने अपना 2007 में। 2007 में न्यूयॉर्क में खेला गया था, ये बात भी गलत है। तो केवल व केवल सी विल बी राइट आंसर। सी विल बी राइट आंसर। अब अगला है खारदुंगला। ये जो दर्रा है ये किस श्रेणी में है? खारदुंगला। ठीक है, अब मैं बता देता हूं, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दर्रा है खारदुंगला। ये किसका? जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में भी नहीं बच्चे, ये लद्दाख में है स्पेशली। तो बस आपको बताना है कि भाई ये किस श्रेणी का दर्रा है। चलो बताओ बेटा, ये किस में है? खारदुंगला। तो ये आपका लद्दाख श्रेणी में पड़ेगा। ठीक है, जास्कर श्रेणी में आपका जोजिला दर्रा है, जोजिला पास है। पीर पंजाल श्रेणी में आपका पीर पंजाल और बनिहाल पास है, बनिहाल पास है आपका। ठीक है, ये दोनों ये श्रेणी में है। लद्दाख श्रेणी में आपका खारदुंगला पड़ता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों को कौन सी एक ऐसी धातु थी बेटा, कौन सी एक ऐसा मेटल था जिसको सिंधु सभ्यता के लोगों को उसकी नॉलेज ही नहीं थी? बताएं, सिंधु सभ्यता के लोगों को कौन सी एक धातु है जिसकी नॉलेज ही नहीं थी? ठीक है, तो देखो उनकी सबको नॉलेज थी लेकिन उनको आयरन की नॉलेज नहीं थी। आयरन का जो ज्ञान हुआ है वो सिंधु सभ्यता के बाद आयरन एज में हुआ है। ठीक है, तो आयरन की नहीं थी, उनको कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इन सब की नॉलेज थी, लेकिन वो लोहे के ज्ञान से पूरी तरह से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को आयरन की किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज नहीं थी, पूरी तरह से अपरिचित थे लोहे के ज्ञान से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सिटाडेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिटाडेल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, सिटाडेल मतलब जो बेटा देखो शहर का जो पश्चिमी भाग होता है, पश्चिमी भाग, वह गढ़ी या दुर्ग होता है। ध्यान रखना बेटा मेरे प्यारे बच्चे, शहर का जो पश्चिमी भाग होगा, शहर का जो पश्चिमी भाग होगा, शहर का जो पश्चिमी भाग होगा, शहर का पश्चिमी भाग क्या होगा? गढ़ी या दुर्ग होगा पश्चिमी भाग। और जो पूर्वी भाग होगा वो एक सामान्य नगर होगा। पूर्वी भाग क्या होगा? एक सामान्य नगर होगा। सामान्य नगर होगा पूर्वी भाग। ठीक है, तो पश्चिमी भाग गढ़िया दुर्ग, सामान्य भाग बेटा जो होगा वो पूर्वी भाग जो होगा वो एक सामान्य नगर होगा। ये आमतौर पर बच्चे कैसा होता है? ये किलेबंद होता है आमतौर पर। किलेबंद का मतलब है कि इस गढ़ी या दुर्ग को बेटा पूरी तरह से बड़ी बड़ी रक्षा दीवार बनाकर इसको कवर कर दिया जाता है। ठीक है, अब पूछा है कि सिडाटेल क्या है, तो सिडाटेल का मतलब है गढ़ी या दुर्ग जहां पर आमतौर पर प्रशासक या पुरोहित वर्ग रहता था। ठीक है, शहर का पश्चिमी भाग, शहर का बच्चे पश्चिमी भाग आमतौर पर, पश्चिमी भाग जिस पर प्रशासक या क्या बोला मैंने, पुरोहित वर्ग रहता था। सिंधु सभ्यता के जो प्रशासकीय अधिकारी होते थे, सिंधु सभ्यता के जो प्रशासकीय अधिकारी होते थे, जो पुरोहित होते थे, तो वो शहर के पश्चिमी भाग पर स्थित ऊंचे चबूतरे पर रहते थे मेरे प्यारे बच्चे। जबकि सामान्य नागरिक जो हैं, आम लोग,
मैंगो प्यूपिल, बेचारे आम लोगों की कोई जिंदगी है बताओ। ये पूर्वी भाग पर रहते हैं। जो सामान्य नगर है आमतौर पर ये किलीबंद नहीं होता था, शहर के पूर्वी हिस्से में नहीं पश्चिमी में था। ये रक्षात्मक दीवारों से घिरा हुआ एक ऊंचा मंच था। यहाँ सामान्य नागरिक रहते थे नहीं। तो केवल दो विल बी राइट आंसर। कौन रहते थे यहाँ पर? प्रशासनिक और पुरोहित वर्ग रहते थे, सामान्य नागरिक मेरे भाई यहाँ पर नहीं रहते थे। अगला है फास्फोरस 32 का उपयोग मुख्य रूप से किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? फास्फोरस 32 का उपयोग हम किस बीमारी के उपचार में करते हैं? आपने ल्यूकेमिया बीमारी सुनी है? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया, ठीक है। तो इसका जो यूज किया जाता है बच्चे, वो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। रक्त संबंधी जितने भी विकार हैं उनको सही करने में बच्चे इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर। भारत ने किस वर्ष अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, किसमें? टीम इवेंट में, ठीक है, टीम इवेंट में किस वर्ष भारत ने अपना, मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि ये हॉकी था, एज अ टीम इवेंट हॉकी में जीता। ये ओलंपिक एम्स्टर्डम में हुआ था, एम्स्टर्डम में हुआ था। इतना मैंने बता दिया, बस आपको ये बताना है कि भैया जी वो ईयर कौन सी थी। जल्दी से फटाफट से इसका जवाब दें। जी, इसका सही जवाब है 1928। ठीक है, 1928। 1928 का जो ओलंपिक था, तो भारत ने एज अ टीम इवेंट अपना पहला जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, वो 1928 में जीता, 1928 में जीता। ठीक है, क्लियर है? ये बताइए समझ में सभी को? जी। ओके, क्लियर हुआ? मतलब ये जो है ना, इसको बहुत शौक है क्लास में आने का। जब मैं क्लास लेता हूं तो ये यहाँ खड़े हो जाते हैं साहब, है ना, वो क्लास को सुनते रहते हैं और फिर रिएक्ट भी करते हैं। अच्छा, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन क्लास के सुनने के बाद पूरा रिएक्शन भी। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आया समझ? तो ये भी खड़े होके अपना हाँ, आया समझ। जी, वॉइस तो आ रही होगी मेरी, है ना, वॉइस आ रही होगी आप सभी को, है ना? ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29। जोजिला, ठीक है, मैंने बताया था जास्कर श्रेणी में है जोजिला, जास्कर श्रेणी में है, और ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ये किस में है? जास्कर रेंज में है जोजिला।
जास्कर रेंज में है, और ये कनेक्टिविटी करता है बेटा श्रीनगर और लेह के बीच में। याद करो कल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप किस, अरे बस चलिए, इतने ही क्वेश्चंस थे आपके आज। तो ये सभी को समझ में आया, अच्छे से आया, प्लीज एक बार बताएंगे। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन सबने देखे। आज क्वेश्चन जल्दी हो गए क्योंकि आज कोई थ्योरी पार्ट हमें कराना नहीं था, कल हम थ्योरी उतनी करा चुके थे। ठीक है, ओके जी, चलो अब सो जाओ सब लोग। ठीक है, रील फील मत देखना, चुपचाप सो जाना, आराम से सो जाओ सब। ठीक है जी, गुड नाइट, ढेर सारा प्यार आप सभी को, लव यू, ढेर सारा प्यार, ओके, थैंक यू, थैंक यू।